40 50 साल की उम्र में भी वीजा लिया है, स्टूडेंट वीजा पर आया है अपनी किस्मत को आजमाने। के पास कितना पैसा है। तो सेटल होने के यार ज्यादा तरीके नहीं है, सिर्फ 2 ही तरीके हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर जितने भी है ना, वो ना तो पेरेंट्स का लगा सकते हैं, ना अपने भाई बहन का लगा सकते हैं। तोते उड़ा दिए तोते फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। So hear me when I say I know Donald Trump's type. वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई ने लिखा है कि सर मैं आर्मी में काम करता हूँ, मेरी 12th 2007 में हुई थी और दिसंबर 2024 में मेरी रिटायरमेंट है। तो क्या अगर मैं यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहूँ तो क्या मुझे F1 स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मैं 52 ईयर्स ओल्ड हूँ और अगर 52 ईयर्स में आपको अमेरिका आना है तो क्या ये अच्छा डिसीजन है, हमें आना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एक भाई का लिखना है कि सर अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड है तो क्या मैं अपने सिबलिंग्स मतलब अपने बहन भाई के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ या फिर सिर्फ पेरेंट्स का ही ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में करते हैं बात। और एक भाई लिख रहा है कि सर अभी इलेक्शन चल रही है तो क्या वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके ऊपर बात करो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है और अभी जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन तो हट गए हैं, उनकी जगह एंट्री हो रही है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की। बहुत ही तगड़ी इलेक्शन जो है ये अब मोड़ ले रही है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो फिर भाई ने लिखा है कि सर मैं 2007 में 12th किया था, उसके बाद मैं आर्मी में काम करता हूँ और अभी मेरी रिटायरमेंट है 2024 दिसंबर के महीने में। तो क्या मुझे अगर स्टूडेंट वीज़ा लगाना है तो मेरा क्या वीज़ा लग सकता है। तो भाई स्टूडेंट वीज़ा किसी का भी लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा कि नहीं। स्टूडेंट वीज़ा में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे लोग मास्टर्स करते हैं 40 50 साल की उम्र में भी वीज़ा लिया है, स्टूडेंट वीज़ा पर आया है, लेकिन मास्टर्स करने PhD करने। आपका केस है कि आपने 12th की है, अब 12th के बाद आप बैचलर्स करने आओगे, 4 साल की डिग्री होगी। वीज़ा लेने के चांसेस तो हैं, लेकिन आपको एम्बेसी ऑफिसर के सामने जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई अब क्यों आपने इतने सालों बाद बैचलर्स करनी है। ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा मिलता है और ये ऐसा भी केस है जो कि एकदम रेयर केस है। वीज़ा ऑफिसर नॉर्मली ऐसे केस को डील नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको लगता है यार ये थोड़ा अलग केस है, चलो इसको वीज़ा दे देते हैं, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। तो बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर जो है सब कुछ, जो भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से प्रॉपर आपको I-20 हो, सर्टिफिकेशन सारे हों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, IELTS का एग्ज़ाम हो, सब कुछ आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी तो आप जा सकते हो इंटरव्यू की खिड़की के सामने। मतलब वो बोलते हैं ना, अपनी किस्मत को आजमाने आप जा सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं। अगर आप F1 स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हो, आपको बैचलर्स में मिल सकता है, पर आपको वो खिड़की के सामने जाके प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी आपकी जॉब सर्विस है, इन सर्विस में हो। और काफ़ी लोग मैंने ऐसे सुने हैं कि इन सर्विस में जॉब कर रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया टूरिस्ट वीज़ा और उनको मिल गया। तो स्टूडेंट से टूरिस्ट वीज़ा मिलना जो है वो थोड़ा सा इस केस में मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए ना जाओ, आप जा सकते हो, बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है वो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाओ, क्योंकि अभी आप इन सर्विस हो, अगर अभी आप लगाते हो और अगर आपको डेट मिल जाए इंटरव्यू की, तो आपका जो ये केस है वो डिसाइड हो सकता है और आप अमेरिका में आ सकते हो। लेकिन अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है कि भैया पढ़ना है और सेटल होना है, तो भाई बैचलर्स 4 साल की डिग्री मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 4 साल की डिग्री में बहुत खर्चे हैं, बहुत सारे पंगे हैं। बच्चे यहाँ पर डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस भरनी है, रहना भी है, खाना भी है, और अगर आपकी फैमिली भी है तो लोग पीछे फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। तो बैचलर्स में थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लगा सकते हो, अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास कितना पैसा है वो आपको I-20 में भी शो करना है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आपके पास कितनी इनकम है, कितने एसेट्स हैं, सब चीज़ A to Z। और अब ये बैचलर्स है तो भाई बैचलर्स में अगर मैं कंपेयर करूँ ना, मास्टर्स डिग्री और PhD डिग्री जो लोग करने आते हैं और बैचलर्स करने जाते हैं, तो बैचलर्स में आपको ज़्यादा पैसा दिखाना होता है, हालांकि मास्टर और PhD में इतना नहीं है। इसलिए मैं भी मास्टर्स और PhD जितने लोग करना चाहते हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अमेरिका आना है, मास्टर्स करने, PhD करना इज़ द बेस्ट वे टू कम टू अमेरिका। अगर बैचलर्स के लिए जाना है तो एक तो पहली बात है कि वो वीज़ा, जो एम्बेसी ऑफिसर्स हैं वो वीज़ा थोड़े कम देते हैं, काफ़ी रेयर देते हैं। और अगर देते भी हैं तो पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है ये अफोर्ड भी कर सकता है 4 साल की डिग्री अमेरिका में। तो ये चीज़ आपकी जो केस है उसमें बड़ा की पॉइंट होगा कि आपके पास कितने फंड्स हैं। बाकी आप F1 स्टूडेंट वीज़ा लगाना चाहते हो, बैचलर्स में लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपका आपने 12th पास की है,
बस आप लगा सकते हो, अपने आप को वहाँ पे जाके आजमा सकते हो। अगला भाई पूछ रहा है कि सर अगर मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो क्या मैं अपने सिबलिंग्स का, बेसिकली ब्रदर, भाई और जो बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर, उनका ग्रीन कार्ड लगवा सकता हूँ या फिर सिर्फ पेरेंट्स का ही लगवा सकता हूँ? तो पहले बात तो यार, ग्रीन कार्ड होल्डर जितने भी है ना, वो ना तो पेरेंट्स का लगा सकते हैं ना अपने भाई बहन का लगा सकते हैं। सिर्फ यूएस सिटीजन ही अपने पेरेंट्स का केस लगा सकते हैं, अपने भाई का केस लगा सकते हैं, बहन का लगा सकते हैं, अपने बच्चों का लगा सकते हैं, मैरिड बच्चों का लगा सकते हैं। और ग्रीन कार्ड होल्डर सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस का, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके जो माइनर चिल्ड्रन है अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और अनमैरिड चिल्ड्रन ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज, इन्हीं कैटेगरी में आप जो है ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हो अपने हस्बैंड वाइफ को या अपने बच्चों को। और ये कैटेगरी आती है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी F2A एंड F2B। आप पेरेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप अपने भाई या बहन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप यूएस सिटीजन बन जाओगे उस दिन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर कि क्या मैं ग्रीन कार्ड होल्डर होकर अपने भाई बहन या अपने पेरेंट्स का केस लगा सकता हूँ? तो नहीं, जब आप यूएस सिटीजन बन जाओगे, यस। एक क्वेश्चन है कि सर जो लोग 52 ईयर्स के हैं या उससे ज़्यादा एज के हैं, क्या अगर उनको अमेरिका आना है तो क्या उनको अमेरिका आना चाहिए? तो पहले तो बात है कि यार आपने अमेरिका क्या करने आना है, वो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर तो आपने घूमने आना है, बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीज़ा भी मिलेगा। जितने बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ, इनकम आप दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा सकते हो, और आपको बताना है कि मेरे को घूमने जाना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, तो आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर घूमने आ रहे हो, वापस जाना, फिर तो ठीक है। अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो है यहीं पे आकर सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो सेटल होने के यार ज़्यादा तरीके नहीं है, सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो आप किसी से शादी कर लो, यूएस सिटीजन से यहाँ पे शादी करो, फिर उसके बिहार पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग असाइलम केस लगाते हैं, उसके बाद जो है अगर उनको ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। यही 2 तरीके हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि आप वीज़ा लेकर आए और यहाँ पर आकर काम करना शुरू हो गए। B1 B2 वीज़ा पे आप लीगली काम कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जो है यहाँ पे विजिट कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, रह सकते हो, वो भी उस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए आपको, जब आपकी इमिग्रेशन होती है, आपकी स्टैंप लगती है पासपोर्ट पे, कितने महीने के लिए, तो मोस्टली 6 महीने की स्टैंप लगती है, उतना तक आपको रुकना होता है और उसके बाद वापस जाना है। पर अगर आपका क्वेश्चन है कि मैं 52 ईयर्स एज का हूँ और मैं अगर अमेरिका में आना चाहूँ और मुझे यहाँ पे काम करना है, रहना है, तो मैं पहले आपको कुछ दिक्कतें बताता हूँ। अमेरिका में जो लोग आना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुजुर्ग हैं, और अगर उनकी इंटेंशन है कि मुझे यहाँ पे के काम करना है, सेटल होना है, तो पहले ये चीज़ है कि यार दिक्कतें हैं। दिक्कतें कैसी हैं कि पहली बात है, अगर तो आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती तो आपका इतना फ्रीली अच्छे से घूम पाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब किसी से जॉब लेनी है तो आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको उन जॉब्स में ऑलरेडी जो है वो दरवाजे बंद हो जाएंगे जो कि आपको मिल सकती थी अगर आपको इंग्लिश आती है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपके पास, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो और आपके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कार वगैरह लेनी है, आपको कार चलानी है, तो वो भी आप कर नहीं सकते। अगर आपके पास पहला तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी जब आप जाते हो अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए, फिर आप जो है यहाँ पे कार ड्राइव कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। और कार यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप अगर 50 साल के ऊपर की एज हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर आप वॉलमार्ट जाओ ना और उसकी पार्किंग घूमो तो आप पार्किंग में थक जाओगे। यहाँ पे अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसको बहुत दिक्कत होती है यार। तो अगर आप सेटल होने के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले, जो पहला स्टेज होता है, कुछ 1 साल मैं बोलूँगा, वो आपको टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें जो है दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और काफ़ी बुजुर्ग होते हैं यार, मतलब आप एज जो होती है ना वो यार छोड़ती नहीं है। जितना मर्जी बंदा पहलवान हो लेकिन एज किसी को छोड़ती नहीं है। तो वो चीज़ है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। अगर आपको घूमने फिरने आना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेटल होने की सोच रहे हो तो यार ये थोड़ा दिक्कत वाला काम ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिका में सेटल होना इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है ना कि वीडियोस में सुनकर कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, किसी ने शादी कर ली, किसी ने केस लगवा लिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन उनकी जब असली लाइफ में आप घुसकर देखोगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने झेली है। तो अगर आप इस एज में 52 और उससे ऊपर की एज में आके भी दिक्कतें झेलोगे यहाँ पर आके, तो मैं बोलता हूँ वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रहेगा जितने भी बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, जो तो बच्चा, जो तो यंग है, यंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें उनकी डिमांड है, उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यंग बच्चा इंग्लिश भी सीख लेगा, यंग बच्चा जो है शादी भी कर लेगा, कुछ केस वेस लगा के कुछ भी करके अपने पेपर भी निकाल लेगा, काम भी कर लेगा और सेटल भी हो सकता है। लेकिन जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए पहले से उनकी फैमिली है, फैमिली को भी देखना है,
और अब ऊपर से आप बुजुर्ग हो रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत हो गई, आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो कौन आपका ध्यान देगा? तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार, घूमने फिरने आओ। अगर आप सेटल होने की सोच रहे हो तो यार बहुत बड़ा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन। अगर आपको आना, आपको लगता है कि मैं सेटल हो सकता हूँ यहाँ पे आके, वो स्ट्रगल कर सकता हूँ जो एक यंग बच्चा कर रहा है, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं वो करते हैं, अगर आप में भी उतनी हिम्मत है, उतना दम है, तो आप बिल्कुल आए, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल पॉइंट क्या है कि यहाँ पर टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई सेटल, ऐसा मत सोचना कि आप आज आए और कल ग्रीन कार्ड हो। लोगों को डेकेड्स लग जाते हैं, 10-10 साल लगते हैं ये सब पूरे प्रोसेस को करने में। इसलिए अगर आपका कोई बच्चा है तो उसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर वो अप्लाई करना चाहे, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, चाहे किसी से शादी कर आओ, तो अगर आपका बच्चा यहाँ पर आ जाए, वो अगर सेटल हो जाए, फिर तो आपको ग्रीन कार्ड आपकी कंट्री से मिलेगा। इसलिए अगर आप अपनी जो अगली जनरेशन है, जो आपका बच्चा है, कोई बेटी है, बेटा है, अगर वो ये प्रोसेस को करना चाहते हैं, अमेरिका आना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। अभी बात करते हैं जो कि इलेक्शन में तगड़े मोड़ देखने को आ रहे हैं। इस टाइम मैं सच बोलूं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की हवा चल रही है अमेरिका। उनकी अभी विस्कॉन्सिन में रैली हुई, उन्होंने तोते उड़ा दिए, तोते फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तो जब आप उनकी स्पीच देखोगे, उनकी रैली देखोगे ना, आपको लगेगा कि भैया जो लोगों को चाहिए था वो उनको मिल गया। जब संडे को प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं अभी इलेक्शन रेस से हट रहा हूँ, अब एंट्री हो गई, उन्होंने एंडोर्स कर दिया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। और जब उनकी एंट्री हो गई तो इसका मतलब अब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। अब जो बातें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बाइडेन के बारे में करते थे कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, अब वही सारी बातें फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे लागू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वो हैं अब यंगेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल रेस 2024। अब यहाँ से हवा चेंज हो गई है। हालांकि 100 ही दिन रह गए हैं, लेकिन जब से उनका नाम सामने आ रहा है, काफ़ी सपोर्ट उनको देखने को मिल रही है। जितने भी डेलीगेट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फंड रेजिंग जो हैरिस कैंपेन रेज है, वो पिछले संडे से अगर हम देखें तो ओवर $100 मिलियन का फंड रेज हो चुका है कैंपेन में, जो है इतना सपोर्ट उनको मिल रहा है। प्लस आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है, तो अब इनका चेहरा सामने आया है और इनको सपोर्ट भी बहुत तगड़ी मिल रही है। और जिस हिसाब से आप इनकी अब स्पीच देखो, मैंने भी पूरा एकदम प्रॉपर इनका मैंने जो रैली हुई देखी, तो भाई खतरनाक। जो चीज़ मिसिंग हो रही थी ना प्रेसिडेंट जो बाइडेन में, कि भाई वो अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, जो उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी से टक्कर दे नहीं पाए, अब वो चीज़ नहीं होगी। अभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अगस्त में 19 अगस्त को पता चल जाएगा कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन है। ऑफिशियली हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना सपोर्ट उनको आ गया है, डेलीगेट्स के उनको वोट आ चुके हैं। वो ही अभी ट्रंप के खिलाफ लड़ने वाले हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टीम है, उनकी हवा थोड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि उनको पहले ऐसा लगता था कि अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन रहते हैं रेस में तो हमारा जीतना पक्का है। उनको ये श्योरिटी थी कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत जाएंगे। लेकिन अब इलेक्शन चेंज हो गई भाई, हवा चेंज हो गई है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनको पता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक कोट बड़ा वायरल चल रहा है, कमला इज ब्रैट। चार्ली XCX एक ब्रिटिश पॉप सिंगर, उन्होंने ये कोट डाला, कमला इज ब्रैट। और ये कोट इतना वायरल हो गया अमेरिका में कि अभी फुल चांसेस लग रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं वो प्रेसिडेंट बनने के एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। एक तो वो यंग है, उनके बोलने का तरीका, और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो तोते उड़ाए हैं उन्होंने इस रैली। Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign, I promise you, I will proudly put my record against his any day of the week. अभी पहली रैली थी विस्कॉन्सिन में, और इतना तगड़ा परफॉर्मेंस, सभी लोगों ने उनको सपोर्ट किया है और अप्रिशिएट किया है। और अभी डेमोक्रेट जो है ना वो वापस आ रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि यार डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, अभी नहीं लग रहा। अभी लग रहा है कि अभी भी 100 दिन बाकी है, और पिछले एक हफ्ते में ही इतना सब चेंज हो गया, तो अभी 100 दिन बहुत हैं इसमें पता नहीं अभी क्या क्या तगड़ी तगड़ी गेम चेंज वापस आएंगी। और
बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। तो ये है आज की वीडियो। और आप लोग बोल रहे थे कि क्या सिर्फ वीज़ा जो है वो हमें डेट्स मिलेंगी इंटरव्यू की। तो भाई देखो, अगर तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम आती है, रिपब्लिकन लोग अगर जीत गए इलेक्शन, तो भाई दिक्कतें आएंगी। आप वीज़ा छोड़ो, जो फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में जो लोग ग्रीन कार्ड लेके आते हैं ना, उनको तक रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे वीज़े, H1B को रोक दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स ही यही लोग कंटिन्यू करते हैं तो यार ये लोग हमेशा जो है लीनियंट रहे हैं हर चीज़ में। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी एक्सट्रीम जाती है, उनकी पार्टी कुछ भी करती है तो एक्सट्रीम जाएगी एकदम। ये लोग वाइज सोच लेकर, काफ़ी जितने भी इनके लीडर्स हैं ना, वो काफ़ी वाइज सोच रखते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की कि भाई क्या फ़र्क क्या है। ये अपना ही नहीं, पूरी दुनिया का भी सोचते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है डेमोक्रेट्स के बारे में कि अगर वो जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो वीज़ा ज़्यादा बढ़ेंगे मुझे लग रहा है। और काफ़ी जो है इमिग्रेशन फ्रेंडली रिफॉर्म्स भी आएंगे। और मिलते हैं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंडे। देन चेक ऑफ